तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट ऑब्स्ट्रक्टेड इमरजेंसीज एंड एनेस्थेटिक मैनेजमेंट कि ऑब्स्ट्रक्टेड इमरजेंसी कौन सी है और उनकी इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या है, एनेस्थेटिक मैनेजमेंट क्या है। तो पहले एक केस स्टडी पढ़ ले कि यू आर कॉल्ड टू द लेबर वार्ड टू सी 25 ईयर ओल्ड लेडी, ठीक है, G3P2, जिसकी थर्ड प्रेगनेंसी है और इससे पहले जो है उसकी दो डिलीवरीज हो गई है। G3 मीन्स के थर्ड प्रेगनेंसी है, P2 मीन्स के इससे पहले दो प्रेगनेंसी है। who has lost who has lost 700 ml of blood loss per vaginally, ठीक है, per vaginally 700 ml blood loss हुआ है। She looks pale and sweaty, her pulse is 140 beats per minute। पल्स जो है वो 3D पल्स है, इरेगुलर और 3D और हाई पल्स है। एंड हर ब्लड प्रेशर है 100/50 और बीपी उसका लो है। व्हाट आर द लाइकली काज ऑफ हर ब्लीडिंग, हाउ वुड यू मैनेज दिस पेशेंट। अब इसके काजेस क्या है, तो इसके डिफरेंट काजेस हो सकते हैं, ठीक है। और इसको किस तरह मैनेज करना है, तो उसको मैनेज हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन के इसको ब्लीडिंग क्यों हो रही है उसके काज के मुताबिक हम इसको ट्रीट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या काजेस हो सकते हैं ब्लीडिंग के, ठीक है। इन इंटीपार्टम क्या हो सकते हैं, पोस्टपार्टम क्या हो सकते हैं, ड्यूरिंग द पार्टम जो है या ड्यूरिंग द डिलीवरी क्या क्या काजेज हो सकते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टेड इमरजेंसी में मैटरनल एंड फीटल डिस्ट्रेस आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मैटरनल में एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज, इसके अलावा रिटेन प्लेसेंटा, अगर प्लेसेंटा जो है वो रह जाए, फीटस डिलीवर हो जाए लेकिन प्लेसेंटा अंदर ही रह जाए, और इसके अलावा रप्चर यूट्रस है। फीटल डिस्ट्रेस में फीटल डिस्ट्रेस में कॉर्ड प्रोलैप्स है, इसके अलावा हैंड प्रोलैप्स, ठीक है। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है। कॉर्ड प्रोलैप्स मींस कि अगर कॉर्ड जो है वो पहले निकल आए, जो है वो पहले डिलीवर हो और फीटस जो है अभी डिलीवर नहीं हुआ। इसी तरह हैंड प्रोलैप्स है, अगर हैंड जो है वो पहले डिलीवर हो और जो फीटस है अभी डिलीवर नहीं हुआ। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, अगर लार्ज हेड हो और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो तो उससे फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। यूटीरो प्लेसेंटल इंसफिशिएंस है, अगर यूटीरो प्लेसेंटल ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं मिल रही फीटस को। और इसके अलावा वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी, अगर हेड एंट्रैपमेंट हो जाए, हेड जो है वो जो है वो रह जाए, ठीक है, हेड जो है वो स्ट्रक हो जाए, तो वो वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी होगी। अब काजेज ऑफ हेमरेज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी क्या है, तो एक अर्ली प्रेगनेंसी आपके पास हो सकती है, ठीक है। अर्ली प्रेगनेंसी क्या है कि ये मोस्टली आपके पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है। अर्ली प्रेगनेंसी क्या होगी, एक तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मींस कि ये आपके पास 12 to 20 वीक्स तक हो सकती है। 12 to 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। गेस्टेशन के 12 से लेके 20 वीक्स के दरमियान अगर कोई ब्लीडिंग होती है तो उसको हम कहेंगे अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग, ठीक है। तो अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग किस किस वजह से हो सकती है, एक तो इनकम्प्लीट एबॉर्शन, ठीक है। इनकम्प्लीट एबॉर्शन ये है कि अगर फीटस का कोई ना कोई पार्ट जो है वो रह जाए, जिस तरह है फीटस या उसका कोई प्लेसेंटा या कोई मेम्ब्रेन वगैरह वो रह जाए, बाकी जो है एबॉर्ट हो जाए, तो इसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट एबॉर्शन। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर कोई भी इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो तो उसकी वजह से इनकम्प्लीट आप कह लें कि यूट्रस की कंट्रैक्शन जो है वो फुली नहीं होगी। अगर फुली नहीं होगी तो उससे परसिस्टेंट ब्लीडिंग होगी, ठीक है। दूसरा है सेप्टिक एबॉर्शन, अगर पेशेंट को सेप्टिक हो, ठीक है, कोई सेप्टिक कंडीशन हो, इन्फेक्शन हो, तो उसकी वजह से एबॉर्शन होगा और वो एबॉर्शन भी मोस्टली इनकम्प्लीट होगा। तो उस इन्फेक्शन की वजह से आपके पास इन्फ्लेमेशन होगी,
इंफॉर्मेशन की वजह से इम्पेयर्ड क्लॉटिंग होगा और इंक्रीज ब्लीडिंग के चांसेस होंगे। तो सिप्टिक एबॉर्शन की वजह से भी हो सकता है अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग। और रप्चर एटोपिक है। ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी जिसमें इम्प्लांटेशन ऑफ द ओम हो जाए यूट्रस के बाहर किसी भी जगह पे, जिस तरह फेलोपियन ट्यूब है। तो अगर फेलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी मतलब वहां पे इम्प्लांटेशन ऑफ द जो ओवम है, ठीक है, तो अगर ओवम की इम्प्लांटेशन वहां पे हो जाए तो उसको हम कहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और वो रप्चर हो जाए तो उससे भी ब्लीडिंग होगी, तो वो अर्ली प्रेगनेंसी में मोस्टली होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। इसके बाद है इंटीपार्टम हेमरेज। तो इंटीपार्टम हेमरेज क्या है? इंटीपार्टम वो हेमरेज है जो कि 20 वीक्स के बाद, आफ्टर 20 वीक्स, बट बिफोर डिलीवरी। बिफोर डिलीवरी ग्रेटर देन 20 वीक्स मतलब 20 वीक के बाद हो लेकिन डिलीवरी से पहले हो, तो वो एंटीपार्टम हेमरेज होगी। तो एंटीपार्टम हेमरेज में क्या आता है? प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है। सबसे पहले है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या है कि यहाँ पे आपके पास जो प्लेसेंटा होगी तो वो नीचे आ जाती है, और जो सर्वाइकल ऑक्स ऑक्स है ना, सर्वाइकल सर्विक्स है, तो उसको ब्लॉक कर देती है। तो सर्विक्स ब्लॉक होगी तो डिलीवरी में यहाँ पे वो डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है। तो इसको कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। ये आगे हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा प्रीविया। इसके अलावा प्लेसेंटल एब्रप्शन है। अगर प्लेसेंट इसको एब्रप्टिव प्लेसेंटा भी कहते हैं, अगर प्लेसेंटा इमेच्योरली जो है वो सेपरेट हो जाए डिलीवरी से पहले पहले, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में या थर्ड ट्राइमेस्टर में, डिलीवरी से पहले जो है वो एब्रप्ट हो जाए, प्लेसेंटा जो है वो रप्चर उसकी हो जाए, सेपरेट हो जाए। सिंपल ये है कि अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो जाए बिफोर द डिलीवरी। इसके बाद है यूटेराइन रप्चर। अगर यूटेराइन वॉल ऑफ द यूट्रस है उसमें रप्चर हो जाए, ठीक है, वॉल ऑफ द यूट्रस जो है वहां पे कोई टेर आ जाए, और ये मोस्टली होती है डिलीवरी के दौरान। नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी जब होती है तो वहां पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टेड डिलीवरी होगी जिस तरह प्लेसेंटा प्रीविया है, तो वो क्या करेंगे, सर्विक्स को वो, मतलब अगर ये इस तरह सर्विक्स है तो प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होगा कि यहाँ पे प्लेसेंटा यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे फीटस है तो वो उसकी डिलीवरी प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि सर्विकल ओपनिंग जो है वो क्लोज हो गया है, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। तो यहाँ पे यूटेराइन रप्चर हो सकता है और उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी। ठीक है। इसके अलावा ट्रॉमा, अगर कोई भी ट्रॉमा हो जाए जिस तरह एब्डोमिनल ट्रॉमा है, एक्सीडेंट या फॉल या इस तरह डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है। अक्सर आप लोग जो इंडियन मूवीज में देखते हैं या ड्रामों में देखते हैं, तो वहाँ पे जो होता है, ठीक है, वो, या वैसे भी ड्रामों में आप लोग देखते हैं तो प्लस उसमें ट्रॉमा हो जाते हैं और प्रेगनेंसी जो है वहाँ पे फिर ब्लीडिंग होती है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। तो ये काजेज ऑफ द हेमरेज है रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी। तो एक है अर्ली प्रेगनेंसी, एक है इंटीपार्टम हेमरेज जो हमने अभी पढ़ा। इसके बाद है पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है। तो पोस्टपार्टम हेमरेज में ब्लड लॉस जो है वो मोस्टली, अगर विजाइनल डिलीवरी होगी तो पोस्टपार्टम हेमरेज, उस हेमरेज को हम कहेंगे कि अगर डिलीवरी विजाइनल है, तो अगर ग्रेटर देन 500 ml ब्लीडिंग हो, तो इसको भी हम कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। और अगर सी सेक्शन है और वहां पे आपके पास ब्लीडिंग हो ग्रेटर देन 1000 ml, तो इसको हम कहेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज। अगर इससे कम हो तो इसको फिर पोस्टपार्टम हेमरेज नहीं कहेंगे।
वो माइनर ब्लीडिंग है तो वो इतना ज़्यादा नहीं, तो उसके कोई इफेक्ट इतना नहीं होगा। लेकिन अगर विजाइनली ग्रेटर देन 500 एंड सी सेक्शन में ग्रेटर देन 1000 ml। अच्छा, तो ये प्राइमरी भी हो सकता है एंड सेकेंडरी भी हो सकता है। प्राइमरी ये है कि जो होता है विद इन 24 आवर, विद इन 24 आवर्स हो जाता है। तो वो ब्लीडिंग जो कि विद इन 24 आवर ऑफ द डिलीवरी होती है, तो उसको हम कहेंगे कहेंगे प्राइमरी, प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज। और जो कि आपके पास सेकेंडरी होगी, सेकेंडरी में मोस्टली ये होता है कि ये 24 आवर के बाद अप टू 6 वीक तक होती है, आफ्टर 24 आवर। और ये 6 से 12 वीक तक हो सकती है, 6 to 12 वीक्स के दरमियान कभी भी हो सकती है, तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी। तो प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज में यूटेराइन एटोनी होगी। ठीक है, यूटेराइन एटोनी क्या है? अगर यूट्रस फुली कंट्रैक्ट ना हो, तो फुली कंट्रैक्ट ना हो तो उसकी वजह से जो यूटेराइन, जो आपके पास यूटेराइन ब्लड वेसल होगा, ठीक है, तो जो ब्लड वेसल होंगे वो ओपन होंगे, और ब्लड वेसल ओपन होने की वजह से वहां से ब्लीडिंग होगी। तो यूटेराइन एटोनी की वजह से क्या होता है? ब्लीडिंग होती है, पोस्टमार्टम हेमरेज होती है। इसके अलावा रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है। अगर मतलब कंसेप्शन हो, डिलीवरी हो, लेकिन कोई ना कोई प्रोडक्ट रह जाए। प्रोडक्ट क्या हो सकता है? वो प्रोडक्ट आपके पास जो है कुछ भी हो सकता है, कोई मेम्ब्रेन हो सकता है, पार्ट ऑफ द जो प्लेसेंटा है वो हो सकता है, एनी पार्ट ऑफ द जो फीटस है वो हो सकता है। तो अगर कंसेप्शन का या जो डिलीवरी है उसका या फीटस का कोई भी पार्ट अगर अंदर रह जाए, फीटस डिलीवर हो लेकिन कोई पार्ट अंदर रह जाए, कोई मेम्ब्रेन वगैरह रह जाए। इसके अलावा जेनिटल ट्रैक्ट ट्रॉमा है, एबनॉर्मली एडहेरेंट प्लेसेंटा है। ठीक है, एबनॉर्मली एडहेरेंट प्लेसेंटा जिसमें प्लेसेंटा एक्रीटा, इनक्रीटा एंड परक्रीटा आता है, ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्लोटिंग डिफेक्ट्स है, कोagulopathy हो अगर किसी पेशेंट को, जिस तरह डीआईसी है किसी पेशेंट को। फॉर एग्जांपल, अ पेशेंट हैज, अ प्रेग्नेंट फीमेल हैज डीआईसी, तो डीआईसी में इट लीड टू इंक्रीज ब्लीडिंग। ठीक है, पोस्टमार्टम हेमरेज। इसके अलावा एक्यूट यूटेराइन इन्वर्जन है। इन्वर्जन में क्या हो कि अगर यूट्रस जो है वो टर्न इनसाइड आउट हो जाए, उल्टा हो जाए। ठीक है, तो इसकी वजह से ये पेशेंट जो है अक्सर शॉक में चला जाता है, और इससे बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। तो इट लीड टू वेरी सेवियर ब्लीडिंग, एक्यूट यूटेराइन इन्वर्जन। यूटेराइन उल्टा हो जाता है, और फिर जब डिलीवरी होती है तो इम्प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अक्सर ये होता है, और दिस लीड टू वेरी मैसिव ब्लीडिंग। फिर है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी ग्रेटर देन 24 आवर और 6 to 12 वीक्स के दरमियान। तो पोस्टमार्टम इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ठीक है, अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो, जिस तरह प्यूरपर सेप्सिस है, तो इन्फेक्शन की वजह से जो है एंडोमेट्रियम जो है उसकी इन्फेक्शन हो जाती है, तो उससे मेट्राइटिस हो जाता है। यूट्रस जो है वो फुली कंट्रैक्ट नहीं कर सकता, यूटेराइन एटोनी हो जाती है, और उसकी वजह से प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है। तो पोस्टमार्टम इन्फेक्शन। इसके अलावा रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, तो उसकी वजह से सेकेंडरी ब्लीडिंग भी हो सकती है। और ये मोस्टली होता है क्योंकि यहाँ पे टिश्यू जो है उसकी नेक्रोसिस हो, कोई टिश्यू वगैरह अंदर रह जाए तो उस टिश्यू की नेक्रोसिस हो जाती है, और उससे जो है वो इन्फेक्शन हो जाएगा, और इन्फेक्शन की वजह से फिर ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन से प्राइमरी भी हो सकती है और सेकेंडरी भी हो सकती है। सेकेंडरी ब्लीडिंग अक्सर जो है वो ब्लीडिंग जो है वो कम होती है। ठीक है, वो लेस ब्लीडिंग होती है एज कंपेयर टू द प्राइमरी। प्राइमरी जो है वो मोस्टली ब्लीडिंग जो है वो सेवेयर ब्लीडिंग होती है।
इसके बाद है मैसिव हेमरेज। अब मैसिव हेमरेज क्या है? मैसिव हेमरेज उस हेमरेज को कहते हैं जहां पे आपके पास ब्लड लॉस होगा मोर देन 1500 ml, या एच बी ड्रॉप हो ग्रेटर देन 4 ग्राम पर डेसीलीटर। फॉर एग्जाम्पल है प्रेग्नेंट फीमेल है, उसकी जो एच बी है वो है 13, और उसकी हेमरेज के बाद उसका जो है वो हो जाए 8.5 पे चला जाए एच बी, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, मैसिव हेमरेज है। या वो हेमरेज जहां पे ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर्ड होती है मोर देन 4 यूनिट ऑफ ब्लड, तो इसको भी हम कहेंगे मैसिव हेमरेज। अब ऑब्स्ट्रक्टेड हेमरेज जो है इसको हम टू में डिवाइड करते हैं, इंटीपार्टम हेमरेज एंड पोस्टपार्टम हेमरेज। जो हमने पढ़ा है कि पार्टम से पहले, डिलीवरी से पहले 20 वीक से लेके डिलीवरी तक अगर कोई भी ब्लीडिंग हो तो वो इंटीपार्टम होगी। अगर डिलीवरी से लेके, डिलीवरी के बाद से लेके 24 आवर्स के अंदर अंदर से लेके अप टू 12 वीक्स तक अगर कोई ब्लीडिंग हो तो वो पोस्टपार्टम हेमरेज होगी। तो इंटीपार्टम हेमरेज विन ब्लीडिंग अगर एनी टाइम आफ्टर 24, आफ्टर 20, यहाँ पे 20 वीक गेस्टेशन है, 24 के बजाय बल्कि 20, आफ्टर 20 वीक गेस्टेशन बट बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी से पहले हो। इसके काजेस क्या क्या हो सकते हैं? तो प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्शन, यूटेराइन रप्चर, ट्रोमा एंड प्लेसेंटा एक्रीटा, इंक्रीटा एंड परक्रीटा। अब एक एक हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले है प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? ओवरलाइंग आर इनकोर्जिंग ऑफ द प्लेसेंटा ऑन द सर्वाइकल ओस, जो सर्वाइकल ओपनिंग है। तो अगर आपकी जो जो प्लेसेंटा होगी, अगर प्लेसेंटा क्या हो, प्लेसेंटा जो है वो ओवरलाइंग हो जाए टूवर्ड द सर्वाइकल, जिस तरह ये है आपके पास। नॉर्मल प्लेसेंटा कहाँ पे होगी? नॉर्मल प्लेसेंटा यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन अगर प्लेसेंटा जो है वो मूव हो जाए टुवर्ड द सर्वाइकल ओपनिंग, ये जो सर्वाइकल ओपनिंग है इसकी तरफ आके, तो इसके ये टाइप्स है प्लेसेंटा प्रीविया के। एक ये है कि नॉर्मल है, तो प्लेसेंटा यहाँ पे होगा, वो नॉर्मल होगा, सर्वाइकल ओस से काफी दूर है। ठीक है, दूसरा ये है कि लो इम्प्लांटेशन के थोड़ा सा प्लेसेंटा जो है वो नीचे आ गया है, लेकिन अभी भी फुली क्लोज नहीं कर रहा सर्वाइकल ओस को, तो इसको हम कहेंगे लो इम्प्लांटेशन प्लेसेंटा प्रीविया। थर्ड नंबर पे है पार्शियल इम्प्लांट प्लेसेंटा प्रीविया। पार्शियल में क्या हो जाता है कि वो पार्शियली ब्लॉक कर देता है सर्वाइकल ओस्टियम को, तो यहाँ पे डिलीवरी जो है वो मुश्किल हो जाती है थोड़ी, जो विजाइनल डिलीवरी है, ठीक है, क्योंकि हाफ जो सर्वाइकल ओस है वो तो ब्लॉक हो गया है, तो इसके लिए जो है वो नॉर्मल डिलीवरी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और फिर पे है टोटल प्लेसेंटा प्रीविया। तो यहाँ पे देखिए, ये पूरा जो नजर आ रहा है ये प्लेसेंटा, ये जो है, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये पूरा जो ऑस है उसको क्लोज कर दिया है, टोटली इसको जो है इसको कवर कर दिया है। तो अब यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी जो है, ये फीटस की डिलीवरी नॉर्मल अब यहाँ पे इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके लिए सी सेक्शन जरूरी है। तो अक्सर पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया और टोटल प्लेसेंटा प्रीविया जो है इसके लिए सी सेक्शन की जरूरत होती है। लेकिन पार्शियल भी कभी कभार जो है वो वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन अगर ब्लीडिंग ज्यादा ना हो, ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा ना हो। लेकिन अगर ब्लीडिंग हो तो फिर प्लस पार्शियल एंड टोटल दोनों को हम डिलीवर करते हैं थ्रू सी सेक्शन। So placenta previa in overlying or encroaching of the placenta on the cervical os. Placenta previa is present in approximately 0.6% of all pregnancy. ठीक है, ऑल प्रेगनेंसी का 0.6% जो है वो प्लेसेंटा प्रीविया होते हैं। इसके 4 ग्रेड्स है जो मैंने आप लोगों को बताया। एक ग्रेड 1 है जो लो लो लाइंग प्लेसेंटा होगा, जो कि ओस की तरफ नहीं जाएगा, सर्वाइकल जो
ओपनिंग है उसकी तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, फिर है मार्जिनल प्लेसेंटा इज नॉट कवरिंग बट इज क्लोज टू द इंटरनल ओस। ये भी जो मार्जिनल है तो यहाँ पे कवरिंग जो है प्लेसेंटा जो है वो सर्वाइकल ओस की तरफ थोड़ा सा नीचे आया होगा, लेकिन उसको क्लोज नहीं किया होगा। ठीक है, उसको मतलब उसके थोड़ा करीब होगा, लेकिन ओस की तरफ नहीं होगा, जो ओपनिंग है उसकी तरफ नहीं होगा। ग्रेड 3 में पार्शियल इंकोर्जमेंट होती है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि एक पार्शियल है और एक फुली है। और ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 जो है, ग्रेड 4 तो फिर उससे भी ज्यादा सवेयर है, तो यहाँ पे कंप्लीटली प्लेसेंटा कवर कर देता है सर्वाइकल ओस को। नॉर्मल, मार्जिनल एंड कंप्लीट। तो कंप्लीट जो है इसके लिए हमेशा सी सेक्शन रिक्वायर्ड है। मार्जिनल के लिए भी सी सेक्शन रिक्वायर्ड होता है। अगर डिलीवरी करेंगे वेजाइनल और उससे ब्लीडिंग हो तो फिर सी सेक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन अगर ब्लीडिंग मिनिमल हो, 500 ml से कम हो, तो फिर उसको आप डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों के लिए अक्सर वन जो ग्रेड 3 एंड 4 है उसके लिए सी सेक्शन रिक्वायर्ड होता है। 1 और 2 जो है वो नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल डिलीवरी उससे कर सकते हैं। अच्छा, इसकी ब्लीडिंग मोस्टली कब होती है? तो ये ब्लीडिंग तब होती है जब ये फीटस है उसका हेड रोटेट हो जाता है, और साथ में ये इंकोर्जमेंट जब 32 वीक्स तक हो जाती है, 32 वीक्स गेस्टेशन हो जाती है, तो ये इंगोर्जमेंट काफी नीचे आ जाती है। फिर जब बेबी जो है वो उसकी हेड रोटेट होना स्टार्ट होगा, तो वो यहाँ पे इसके साथ जो है वो इसको फिर जो कंप्लीटली प्लेसेंटा प्रीविया है या मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया है, तो वहां पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बेबी का हेड जो है इसके अगेंस्ट पुश करेगा, तो वो ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। तो bleeding typically manifested approximately 32 week of gestation when the lower uterine segment began to form। ठीक है, तो जब ये डायग्नोज हो जाए 32 वीक्स में, फीमेल को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, तो फिर क्या करना है? आप लोगों ने उसको डायग्नोज करना है, और पोजीशन ऑफ द प्लेसेंटा जो है वो अल्ट्रासोनोग्राफी से या रेडियो आइसोटोप स्कैन से आप लोगों ने कंफर्म करना है। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड से आप लोग वो कर ले कि ग्रेड 1 है या 2 है, 3 है या 4 है। तो 1 2 है तो फिर उसको कर सकते हैं, लेकिन 3 4 है तो फिर आपने इमरजेंसी सी सेक्शन, खासकर ग्रेड 4 जो है उसमें अक्सर इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ता है। काजेस क्या है? अननोन हो सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस प्लेसेंटा प्रीविया अगर हो तो उसमें नेक्स्ट डिलीवरी में चांसेस ज्यादा होंगे। एडवांस मेटर्नल एज, ज्यादातर ओल्ड जो एज मदर होगी तो उसमें अगर मेटर्नल एज ज्यादा है तो उसमें चांसेस ज्यादा है। और कंडीशन मल्टीपेरियस वुमेन में ज्यादा होते हैं। ठीक है, जिसकी पहले प्री सी सेक्शन हो गई होगी, या मल्टीपेरस हो जिसके ज्यादा बच्चे हो, मतलब उसकी पहले जो डिलीवरी है वो पहले 4 5 डिलीवरी होगी ये, तो उसके बाद नेक्स्ट डिलीवरीज है तो उनमें चांसेस ज्यादा होंगे। टिपिकली इन कंट्रास्ट विद प्लेसेंटल एब्रप्शन। प्लेसेंटल एब्रप्शन के ये अपोजिट होता है, वो भी आगे हम पढ़ेंगे प्लेसेंटल एब्रप्शन। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल प्लेसेंट, जो नॉर्मल प्लेसेंटा है उसमें ब्लीडिंग बहुत कम है। अगर लोअर इम्प्लांटेशन है तो उसमें ये ब्लीडिंग नजर आ रही है थोड़ी सी, उससे ज्यादा है। पार्शियल प्लेसेंटा में ब्लीडिंग थोड़ी सी और भी ज्यादा हो जाती है, एंड टोटल प्लेसेंटा में ब्लीडिंग जो है वो काफी ज्यादा होगी। अच्छा, मैनेजमेंट क्या है? तो ब्लीडिंग जो है वो स्पॉन्टेनियसली स्टॉप हो सकता है, जहां पे फिर आपको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की जरूरत होती है, मतलब अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। अगर हाइपोवॉल्यूमिक है तो उसको जो है थोड़ा सा आप फ्लूइड दे दें। अगर ब्लड प्रेशर लोअर है तो आप थोड़ा सा उसको वेजोप्रेसर दे सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन आपने उसको फिर, अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन उसकी मैनेजमेंट करनी है। अच्छा, तो अर्जेंट या इमरजेंट सिजेरियन डिलीवरी फॉर एक्टिव और परसिस्टेंट ब्लीडिंग और फीटल डिस्ट्रेस। अगर फीटल डिस्ट्रेस हो या जो परसिस्टेंट ब्लीडिंग हो जो कि एक्टिव हो,
तो उसको हम अर्जेंट इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करेंगे। एक्सेप्ट फॉर अ पेशेंट विद मार्जिनल प्रीविया, मतलब जो वन ग्रेड 1 एंड 2 है, इसके अलावा जो 3 एंड 4 होंगी तो उसके लिए विजाइनल डिलीवरी के बजाय आपने क्या करना है, सीजेरियन सेक्शन करना है। ठीक है। तो अक्सर ग्रेड 3 एंड 4 जो है वो हमेशा उसके लिए रिक्वायर्ड होती है सिजेरियन सेक्शन। Anesthetic management, तो anesthetic management is dependent on the obstructed plane and condition of the purulent। ठीक है। एनेस्थेटिक मैनेजमेंट क्या है, तो एनेस्थेटिक मैनेजमेंट डिपेंड करता है ऑब्स्ट्रक्टेड प्लेन पे कि ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो क्या प्लेन कर रहा है, और मेटरनल कंडीशन क्या है। प्री ऑपरेटिवली अगर थोड़ा सा या माइल्ड ब्लड लॉस हो तो वो पेशेंट जो है, जिस तरह सी सेक्शन है, अगर उसमें 1000 ml ब्लड लॉस हो तो वो उससे कम हो तो वो पेशेंट उसको टॉलरेट कर सकता है। तो आपने उसमें क्या करना है, बस वॉल्यूम रिसिसिटेशन करनी है और पेशेंट के कंडीशंस को देखना है, उसको मॉनिटर करना है। ठीक है। तो अगर डिलीवरी के दौरान सी सेक्शन वेजाइनल या सी सेक्शन दोनों डिलीवरी के दरमियान अगर माइनर ब्लड लॉस हो तो फिर तो पेशेंट को आप बस सिर्फ हाइड्रेट करेंगे और उसको मॉनिटर करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो आपने क्या करना है, आपने उसको मैनेज करना है। उसकी ब्लीडिंग जो है, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसके मुताबिक आपने मैनेज करना है हमेशा। कोई भी हो, चाहे वो ग्रेड 1 हो या 2 हो, आपने हमेशा क्रॉस मैच करना है। क्रॉस मैच पहले से करना है, और जो है ब्लड जो है वो आप पहले से अवेलेबल हो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ग्रेड 1 में भी वो मैसिव हेमरेज में जा सकता है पेशेंट। तो हमेशा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हमेशा क्रॉस मैच करके ब्लड जो है वो पहले से अवेलेबल होना चाहिए, ब्लड और ब्लड के प्रोडक्ट्स। इंट्रोऑपरेटिव क्या करना है, पर्चुरेंट विद टोटल और पार्शियल प्रीवेवर डिलीवर बाय सी सेक्शन, एनेस्थेटिक मैनेजमेंट मैटरनल और फीटल स्टेटस एंड अर्जेंसी ऑफ द सर्जरी पे डिपेंड करता है। If the patient has not recent bleeding and schedule electively regional anesthesia is preferred। ठीक है। अगर पेशेंट जो है उसको रिसेंट ब्लीडिंग ना हो, ठीक है, अगर रिसेंट ब्लीडिंग ना हो और एलेक्टिवली आपने उसको किया, एलेक्टिवली कर सकते हैं, तो उसके लिए गुड चॉइस जो है वो होगा रीजनल एनेस्थीसिया। लेकिन रीजनल एनेस्थीसिया में पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है, तो उस चीज का आपने ख्याल रखना है। ठीक है। तो हमेशा अगर रीजनल एनेस्थीसिया है तो उसमें हाइपोटेंशन हो सकता है, खासकर स्पाइनल में। तो एपिड्यूरल जो है वो गुड चॉइस है हमारे पास, सबसे फर्स्ट जो चॉइस होगा तो वो एपिड्यूरल होगी। अगर अर्जेंट है, इमरजेंसी नहीं है, तो इमरजेंसी में तो आप वेट नहीं कर सकते, तो फिर जीए होगा, फिर तो जीए है। लेकिन अगर जो है, अगर इस तरह है कि ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही है और इलेक्टिव सर्जरी है, तो उसमें सबसे फर्स्ट चॉइस जो है वो हमारा एपिड्यूरल होगा। अगर एपिड्यूरल नहीं है तो एपिड्यूरल के बाद आप फिर स्पाइनल ले सकते हैं, लेकिन स्पाइनल में आप लोगों ने हाइपोटेंशन का ख्याल रखना है, तो पेशेंट को हाइड्रेट करना है। ठीक है। एक तो हाइड्रेशन जो है वो ज़रूरी है, दूसरे आपने हमेशा लार्ज बोर आईवी एक्सिस जो है वो लगाने, और दोनों साइड पे एटलीस्ट 2 लार्ज बोर उन पेशेंट में जहाँ पे ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। क्रॉस मैच करना है। हेमरेज नेसेसिटेड इमरजेंसी, जीए जो इज द एनेस्थेटिक चॉइस। अगर हेमरेज के लिए इन इमरजेंसी डिलीवरी है तो फिर आपने जर्नल एनेस्थीसिया देना है। अब जर्नल एनेस्थीसिया में गुड चॉइस आपके पास क्या होगी, तो गुड चॉइस हमारे पास सबसे अच्छा चॉइस केटामीन है, या एथोमिडेट दे सकते हैं। तो गुड चॉइस हमेशा, एथोमिडेट तो आजकल यूज नहीं होता, तो केटामीन इज द गुड चॉइस फॉर पेशेंट विद हाइपोवॉल्यूमिया। यहाँ पे हाइपोवॉल्यूमिया हो, हाइपोटेंशन हो, तो उसमें केटामीन है, क्योंकि वो मायोकार्डियल डिप्रेशन नहीं करता, वो मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी ज़्यादा करता है। ठीक है। तो केटामीन हमेशा हमारा फर्स्ट चॉइस होगा हाइपोटेंसिव या हाइपोवॉल्यूमिक पेशेंट में।
और मेंटेनेंस को हम कर सकते हैं थ्रू, आप उसमें टीवा भी दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सवेर हाइपोवोलूमिक हो तो वो आप टीवा केटामीन के ज़रिए से कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट कंडीशन नॉर्मल है, ठीक है, तो फिर आप मेंटेनेंस जो है सेम वही मेंटेनेंस कर सकते हैं थ्रू इनहेलेशनल एनेस्थेटिक। नेक्स्ट है प्लेसेंटल एब्रप्शन। एब्रप्शन क्या है? एब्रप्शन ये है कि कंप्लीट या पार्शियल सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा बिफोर द डिलीवरी। डिलीवरी से पहले पहले अगर प्लेसेंटा जो है वो एब्रप्ट हो जाए, सेपरेट हो जाए, तो इसको प्लेसेंटी एब्रप्टियो प्लेसेंटा भी कहते हैं। एब्रप्टियो प्लेसेंटा में क्या होगा? प्लेसेंटा डिसरप्ट हो जाएगी। मतलब अगर ये प्लेसेंटा है तो ये डिलीवरी से पहले यहाँ पे क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा। तो सेपरेट होगा तो प्लेसेंटा के जरिए तो फीटस को जो है वो ब्लड मिल रहा है, उसको जो न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, तो वो तो इस प्लेसेंटा की वजह से है। तो इससे मेन जो प्रॉब्लम होगी, एक तो ब्लीडिंग होगी, क्योंकि ये सेपरेट होगा तो यहाँ पे ब्लीडिंग होगी। और दूसरा यह है कि जो फीटस है तो फीटल एस्पेक्सिया होगी। फीटस को ऑक्सीजन एंड जो ब्लड है वो प्रॉपर नहीं मिलेगा। इसके काजेस क्या हो सकते हैं? तो क्रोनिक हाइपरटेंशन हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन हो, ठीक है, क्रोनिक हाइपरटेंशन हो, जिस तरह इक्लेम्शिया जो है पेशेंट को हो, प्री इक्लेम्शिया हो, सवेर प्री इक्लेम्शिया हो, जहाँ पे हाइपरटेंशन हो, जहाँ पे ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 160/110 हो जाए, उसकी वजह से, हाई प्रेशर की वजह से जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, प्रीक्लेम्शिया है, ठीक है, मेटरनल कोकेन यूज है, उसकी वजह से हो सकता है। एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक है। इसके अलावा स्मोकिंग प्रीवियस हिस्ट्री अगर हो, और एब्डोमिनल ट्रोमा। तो एब्डोमिनल ट्रोमा एक मेजर काज है इसका, अगर नॉर्मल पेशेंट है। प्लेसेंटल एब्रप्शन में भी मैनिफेस्टेड विजाइनल ब्लीडिंग एंड यूटेराइन टेंडरनेस। इसकी वजह से क्या होगा? विजाइनल ब्लीडिंग होगी, और इसके अलावा यूटेराइन टेंडरनेस होगी। यूटेराइन जो है वह टेंडर होगा, पेन फील करेगा। ठीक है, अगर आप मतलब सी सेक्शन करते हैं और उसको टच करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा उसको पेन होगी, या आप, ठीक है, तो उससे वो मतलब अगर सी सेक्शन के दौरान है तो वो तो टेंडरनेस का पता चल जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो फिर भी एब्डोमिनल पेन उसको बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और टच करने पे वो पेन और भी ज्यादा होगा। ट्रीटमेंट क्या है? तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ एब्रप्टिव प्लेसेंटा है डिलीवरी। ठीक है, फीटस को डिलीवर करना और प्लेसेंटा दोनों को डिलीवर करना। तो डिलीवरी किस तरह कर सकते हैं? अगर कोई मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं है, और मैटरनल कंडीशन नॉर्मल है, और बेबी कंडीशंस भी नॉर्मल है, फीटस की कंडीशन भी नॉर्मल है, उसको कोई एस्पेक्सिया वगैरह नहीं हो रहा, तो फिर आप जो है वो विजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैटरनल कंडीशन एबनॉर्मल है, या बहुत ज़्यादा मैसिव ब्लीडिंग हो रही है, या फीटस जो कंडीशन है वो एबनॉर्मल हो गया है, तो फिर आपने सिजेरियन सेक्शन करना है, इमरजेंसी। ठीक है, anesthetic management of if maternal hypotension is absent, clotting studies are acceptable and there is no evidence of fetal distress। तो तो क्या कर सकते हैं? एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दे सकते हैं, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। लेकिन अगर सिवियर हेमरेज हो, ठीक है, या मदर कंडीशन नॉर्मल नहीं है, या क्लोटिंग स्टडीज एबनॉर्मल है, जिस तरह पेशेंट को इक्लेम्शिया हो गया है, प्री इक्लेम्शिया या इक्लेम्शिया है, और उसकी अ, या इसके अलावा हेल्प सिंड्रोम है, तो उसकी क्लोटिंग प्रोफाइल एबनॉर्मल होगी, तो फिर एपिड्यूरल एनाल्जेसिया या एनेस्थीसिया नहीं दे सकते। फिर आपने सी सेक्शन करना है थ्रू जीए।
Anesthetic management. Most often general anesthesia is used as regional is hemodynamically unstable. ठीक है, ज्यादातर जनरल एनेस्थीसिया यूज करते हैं क्योंकि रीजनल में पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है, हाइपोटेंशन उसमें ज्यादा सवेयर हो सकती है। तो अगर इमरजेंसी है और ज्यादा ब्लीडिंग है तो वहां पे आपने हमेशा जीए देना है पेशेंट को, अगर पेशेंट कंडीशन अब नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है, मैसिव ब्लीडिंग नहीं है, तो फिर तो रीजनल दे सकते हैं, फिर वो गुड चॉइस, फर्स्ट चॉइस फिर रीजनल होगा। अच्छा, एनेस्थेटिक मैनेजमेंट इज सिमिलर टू दैट एम्प्लॉयड विद प्लेसेंटा प्रीविया। उसी तरह आपने एनेस्थेटिक मैनेजमेंट करनी है कि पेशेंट के ब्लीडिंग को देखना है, उसके ओवरऑल कंडीशन को देखना है, एंड आपने ब्लड प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल करना है, क्रॉस मैच करना है, और पेशेंट को हीमोडायनेमिकली स्टेबल रखना है बाय गिविंग हिम प्रॉपर फ्लूइड, फ्लूइड थेरेपी प्रॉपर करनी है। अच्छा, इसमें ये हो सकता है कि हमारे पास एक तो ये भी हो सकता है कि ब्लीडिंग हो, मतलब प्लेसेंटल एब्रप्शन हो जाए लेकिन ब्लीडिंग जो है वो नॉर्मल नजर ना आए। ठीक है, वो किस तरह हो सकता है कि जो ब्लीडिंग होगी वो डायसेक्ट हो जाएगा